तो पॉलिटिकल मास्टर चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11th इतिहास का चैप्टर नंबर 3rd, 5th एंड 6 यानी इस सिंगल वीडियो में आपके 60 नंबर पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप 2 दिन में बहुत अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं और आपको नहीं पता क्या पढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी बच्चों के लिए है। ये वीडियो हमने उन सभी बच्चों के लिए तैयार करी है जिन बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो सही से नहीं की है, बट अब वो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो ये सिंगल वीडियो देख लीजिए, इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा, 60 नंबर पूरे पक्के होंगे गारंटी के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के 2 सशक्त राज्य थे। तो 2 सशक्त राज्य थे, रोम और ईरान। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। रोम साम्राज्य में क्या क्या शामिल था? तो रोम साम्राज्य में अधिक आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग शामिल था। तो रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित था? तो दक्षिणी सीमा पर सहारा रेगिस्तान। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा बहुत ज़्यादा पूछा गया, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। तो रोम साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा है वह लातिनी और यूनानी। ठीक है, फिर देखिए, रोमन सम्राट अगस्टस को प्रथम नागरिक कहे जाने का उद्देश्य किसको सम्मान प्रदान करना था? तो सेनेट के प्रति सम्मान प्रदान करना। बलात् भर्ती वाली सेना किसकी थी? तो फारस की सेना जो है बलात् भर्ती वाली थी। रोम के प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता है था। यह बात क्या दर्शाती है? तो ये बात दर्शाती है सेना के व्यवसायिक स्वरूप को, अनिवार्य सैनिक सेवा को, सेना की सम्राट की प्रतिनिष्ठा को। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। गृह युद्ध का उद्देश्य क्या है? सत्ता हथियाना। रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल जाना जाता है शांति के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस के लिए जाना जाता है? शांति के लिए जाना जाता है। फिर देखिए, दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी कितनी होती थी? दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी 4.5 ग्राम होती थी। दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का था। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी क्षेत्र था जिसमें शामिल था तो अपने ही मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, एक निश्चित राज्य, उपयुक्त सभी। ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध क्यों किया गया? तो किसने किया? पुरोहित वर्ग ने किया। क्यों किया गया? क्योंकि जल अपवित्र होता है। इसी प्रकार से रोमन साम्राज्य का घनी आबादी वाला प्रदेश मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रोमन साम्राज्य का घनी आबादी वाला प्रदेश है इटली में कैंपेनिया, इटली में ही सिसिली, मिस्र में फयम और गैलिली। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से ऋतु चरवाहों द्वारा ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्थान बदलना कहलाता है ऋतु प्रवास। ठीक है, जल शक्ति बड़े पैमाने पर प्रयोग तथा भूमध्यसागरीय क्षेत्र में। रोमन साम्राज्य में सोने चांदी की खानों की खुदाई में जिस शक्ति के बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था उसको क्या कहा जाता? जल शक्ति। रोम में अधिक महंगा श्रम क्या था? दाह श्रम सबसे महंगा था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, रोमन सरकार ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जिस धातु के सिक्के चलाए उसका नाम था सोना। ठीक है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म कब बना? तो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। रोमोत्तर राज्य जिस मूल के लोग ने स्थापित किया वो लोग थे जर्मन। रोमोत्तर राज्यों की स्थापना कब हुई? 540 के दशक में। और इसके बाद देखिए, रोम और ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग कहा करते थे? तो चीनी लोग उसे ताचीन कहा करते थे। चीनी लोगों का वा चीन से अभिप्राय था वृत्तर चीन। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आपको करके जाना ही जाना है। रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती और परवर्ती चरणों में विभाजित करने वाली जो शताब्दी है वह 3री शताब्दी। रोम में सबसे बुरे सम्राट कौन माने जाते थे? जो सेनेट के प्रति जिनका व्यवहार शत्रुतापूर्ण होता था। ठीक है, इसी प्रकार से मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज संविदा पत्र लिखे हुए पाए गए किस पर? पैपायरस पर। 6ठी शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि कितनी थी? 25 लाख सोलरेस।
कितनी थी? 25 लाख सोलर्स। रोमन लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे? जुपिटर की करते थे, जूनो की करते थे, मिनर्वा की करते थे, उपरोक्त सभी। रोम लोगों का पूज्य देवी देवता नहीं था, तो इसमें इन्नाना नहीं था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोमन साम्राज्य निम्न नाम से जाना गया, तो है बाइजेंटियम साम्राज्य के नाम से। और रोम का विशाल भवन जहां तलवारिये जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, क्या कहलाता? कोलिजियम कहलाता था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसमें अगर हम बात होते हैं तो रोम समुद्र कितने महाद्वीपों में फैला हुआ था? 3 महाद्वीपों में, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये इसके अलावा रोम साम्राज्य के संबंध में प्रिंसिपेट का क्या अर्थ था? तो प्रिंसिपेट वह राज्य था जो रोम के प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर कवर कीजिएगा। इसके अलावा किस साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली थी? तो फारस की सेना। रोम साम्राज्य की सेना की 2 विशेषताएं। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी सेना में, ठीक है। इसके अलावा रोम सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? ये कवर कर लेना आपको। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, 12वां और 13वां अगस्टस के काल को रोम के इतिहास में स्वर्ण क्यों कहा जाता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसे जरूर कवर करना है। फिर देखिए दिनारियस क्या था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में आज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंगल 1 MCQ में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो है एम्फोरा क्या है? एम्फोरा एक प्रकार के मटके कंटेनर होते थे। इनमें शराब, जैतून के तेल, अन्य तरल पदार्थों ढुलाई होती थी। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बनाए जाते थे। ये 3 नंबर में भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोमन साम्राज्य के 4 घनी आबादी वाले प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 22, 23 और 24 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कवर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकिसिस अथवा सुगंधित द्रव्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 27वां इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जरूर कवर कीजिएगा, ठीक है। तीन सबसे महत्वपूर्ण रोमोत्तर राज्य कौन से थे? ये 3 नंबर में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेन में विसुगुतो का राज, गोल में फ्रैंको का राज और इटली में लोम्बार्डो का राज, ठीक है। इसके अलावा देखिए जस्टिनियन द्वारा इटली पर पुनः अधिकार का क्या परिणाम निकला? तो जस्टिनियन द्वारा इटली पर पुनः अधिकार करने से देश छिन्न भिन्न हो गया और इस प्रकार लोम्बार्डो आक्रमण के मार्ग तैयार हो गए, ठीक है। इसको देखिए किस घटना को इंपॉर्टेंट है, किस घटना को 40वां नंबर का क्वेश्चन, किस घटना को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है? तो अरब से शुरू होने वाले इस्लाम में विस्तार को। सेंट अगस्टिन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो सेंट अगस्टिन अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। उन्हें चर्च के बौद्धिक इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। फिर देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन आता है, 8 नंबर भी आ सकता है। रोम के इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज या भौतिक अवशेष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर कवर कीजिएगा, ठीक है। ये 8 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये 3 नंबर में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। रोम के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है और इसमें सम्राट और सैनेट की क्या स्थिति, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वोत्तर रोमन साम्राज्य में सेना की भूमिका, 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन कर सकते हैं आप। फिर रोम साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया के वर्णन कीजिए, 8 नंबर में भी और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोम सभ्यता के पतन के कारण 3 नंबर में आ सकता है, 8 नंबर में आ सकता है। दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसे आपको कवर करना है, ठीक है। रोम के साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल में अंतर स्पष्ट करने के लिए जो है ये 8 नंबर में भी और
3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है। फिर देखिए परवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है और इस अवधि में रोम साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है, इसे आपको कवर करके चलना है। रोम में परवर्ती पुस्तकालय में होने वाले आर्थिक विकास की जानकारी दी, जिसका क्या परिणाम निकला, ठीक है। रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे, प्रत्येक के बारे में 2-2 पंक्तियां लिखिए। सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना, ठीक है। और 3वीं शताब्दी का संकट उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि 3वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य को काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ा, ठीक है, ये जरूर आपको कवर करना है। 3वीं शताब्दी संकट जो है 3 नंबर में, 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 4 से मंगोलों का यायावरीकरण और मध्य एशिया के निम्न क्षेत्र में हुआ, तो वो क्षेत्र है स्टेपीज। मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण भाग में मरुस्थल कौन सा, गोबी। स्टेपी प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम संगठित किसने किया, तो चंगेज़ खान ने संगठित किया था। मंगोल चीन से क्या लाते थे, तो मंगोल चीन से कृषि उत्पाद लाते थे, लोहे के उपकरण लाते थे, ठीक है। चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ, ये जरूर कवर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन MCQ आप कर लेना इस चैप्टर से, जितने MCQ यहाँ पर हमने दिया हुआ है ये जरूर कीजिएगा। इसके अलावा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तेमुजिन का प्रथम मित्र विश्व साथी भुगोरचू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में इम्पोर्टेंट है। चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन। तेमुजिन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से कब पराजित कर दिया था, 1206 ईस्वी तक। तेमुजिन की उपाधि सारी देखना आपको। चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 ईस्वी। चंगेज़ खान ने अपने युद्ध अभियान आरंभ किए घोर शीत ऋतु में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। मोंके के छोटे भाई हुलूग के अधीन ईरान में इलखानी राज की स्थापना कब हुई, 1258 ईस्वी में। पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलाई खान का राज कब हुआ, 1260 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट है। पर्यवेक्षक रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिच वंशों का जिसका नाम स्मरण करते हुए है गोल्डन हॉर्ड। तैमूर ने अपने को जिस उपाधि से विभूषित किया वह है गुरगेन और शाही दामाद दोनों। चंगेज़ खान ने निम्न संबोधन द्वारा कहकर अनेक ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया था। उसे आंडा, जो मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, उसे यास कहा गया। पैजाई पूछा जा सकता है और सुनहरा गिरोह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चंगेज़ खान के पोते बाटू ने किस देश पर विजय प्राप्त की, रूस पर भी करी, हंगरी पर, पोलैंड, उपरोक्त सभी में। तेमुजिन के पिता का हथियार था तातार कैराइट। चंगेज़ खान का सबसे छोटा पुत्र तोलोए ओगदोई चगताई। मंगोल साम्राज्य सुरक्षित यात्रा के लिए मिलने वाले पासों जिसे पैजा था जेरेज के बदले व्यापारी निम्न कर चुकाते थे, उसे बाज कहा गया। कुबकुर भी आता है। चंगेज़ खान का जो पोता कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा, उसे कहा गया कुबलाई खान। कृषक वर्ग की रक्षा के लिए गजन खान ने जो भाषण दिया था उसे तैयार किसने किया था, उसे तैयार किया था वजीर रशीदुद्दीन ने। निम्न को चंगेज़ खान की विधि संहिता का नाम दिया गया। यास को चंगेज़ खान की विधि संहिता का नाम दिया गया। उलूस भी पूछा जा सकता है, तामा भी पूछा जा सकता है। मंगोल साम्राज्य की संरचना में सबसे अहम भूमिका निभाई किसने, यास ने। और गजन मृत्यु जो है कब हुआ था, तोलय अथवा तोलई का। 1 नंबर में पूछा था बर्बर शब्द से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर में भी आ सकता है। मोंके कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंगेज़ खान के पोते बाटू के सैनिक अभियान की 2 सफलताएं बताइए, इंपॉर्टेंट है। मंगोल कौन थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंगेज़ खान कौन था, क्वेश्चन नंबर 11। चंगेज़ खान ने निसापुर को ध्वस्त करने का आदेश क्यों दिया। चंगेज़ खान द्वारा निसापुर को ध्वस्त कर देने के आदेश में क्या कहा गया। 4 उलूस का गठन कैसे हुआ, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कुबकुर इम्पोर्टेंट है। विजित 20वां 21वां 22वां तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चंगेज़ खान के दिन मंगोलों की सैनिक सफलताओं में किन कारकों ने सहायता पहुंचाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कवर कीजिएगा। मंगोल वंश का संक्षिप्त परिचय दिए, 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। चंगेज़ खान कौन तो मंगोलों को महाना कैसे बना? 8 नंबर में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अलग टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा इसको भी। चार उलूस का गठन किस प्रकार हुआ? 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन उलूस का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। चार उलूस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चार उलूस का गठन किस प्रकार हुआ? इन चार उलूस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चंगेज़ खान ने अपनी सेना को किस प्रकार नया रूप दिया? उसके द्वारा दिए किए गए सैनिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। 8 नंबर में पूछा जाता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चैप्टर नंबर 5 सामंतवाद जो है, चैप्टर नंबर 6 जो है सामंतवाद शब्द निम्न जर्मन से शब्द से निकला है, किसे फ्यूर से निकला है? फ्रांस के राजाओं को अपनी प्रजा के साथ जुड़ा किस प्रथा का था? वैसलेज प्रथा कारण। सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग घर क्या कहलाता है? मैनर कहलाता था। नाइट को अपनी सेवाओं के बदले लॉर्ड से क्या मिलती थी? फीफ। सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं को वर्ग क्या कहलाता है? नाइट्स, ठीक है। चर्च द्वारा कृषक से लिया जाने वाला वार्षिक कर टीथ की क्या है? उपज का 10वां भाग। 529 में इटली में स्थापित मठ का नाम क्या था? सेंट बेनेडिक्ट। बरगंडी का प्रसिद्ध मठ 910 में जो स्थापित हुआ कुलीनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे एमसीक्यू, ठीक है। भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में रहना पसंद नहीं करते थे क्या कहलाते? फ्रायर कहलाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे सामंती वर्ग में शामिल थे किसान। कृषिदास अथवा बंधक किसान क्या कहलाते? सर्फ कहलाते थे। सामंती काल में प्रत्येक शिल्प या उद्योग का संगठन कहलाता था श्रेणी या गिल्ड। पेरिस भी क्वेश्चन पूछा जाता था, चर्च के अधीन भूमि के पेरिस कहलाते थे। कैथेड्रल चर्च था। फ्रांस के बड़े चर्च कहलाते थे कैथेड्रल। कृषकों ने का विद्रोह किया, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का बालक शासक लुई 13वां। ये सारे एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, ठीक है। तो इसके अलावा मध्यकाल जो है 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्यकाल किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। 3 वर्ग से क्या अभिप्राय? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइकिंग लोग कौन कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको कवर करना आप सभी को। सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में तो आएगा। कौन सा प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना? ये इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में भी 3 नंबर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फ्रांस के अभिजात वर्ग को प्राप्त कोई 2 विशेषता लिखी। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, ठीक है। मैनर क्या है? 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फीफ क्या थी बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट है ये भी है। मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था? कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था कैसी थी? टीथ क्या था? कैथोलिक चर्च का एक स्रोत क्या था? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। यूरोप के 2 सबसे अधिक शक्तिशाली मठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रायर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टैली क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलियम प्रथम कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामंत प्रथा के गुण लिखिए, इंपॉर्टेंट है। सामंतवाद क्या है? इसकी विशेषता बताइए। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। गोल किस प्रकार फ्रांस बना? फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। 3 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड और नाइट के संबंध, आपस में संबंधों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। 8 नंबर में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कैसे हुआ? 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कैथेड्रल वेरी मोस्ट कह सकते हैं इसे आप, ठीक है। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस में कैथेड्रल चर्च किस प्रकार बनाए गए और कैथेड्रल किस प्रकार बनाए जाते थे। ये दोनों क्वेश्चन मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में दोनों में आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चित्र भी आएगा आपके पेपर में। मैनर की जागीर क्या थी? 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है।
मध्यकालीन यूरोप के भिक्षुओं के जीवन और मठवाद का वर्णन कीजिए। 8 नंबर में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चित्र जो है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणी के लिए नियम क्या था, ये सारे क्वेश्चन 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसे आपको कवर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है सारे। यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट क्या था, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, ये 8 नंबर में क्वेश्चन आता है। मौसम परिवर्तन, गहन जुताई और जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, चांदी के उत्पादन में कमी, महामारियाँ और बाद में उसके परिणाम। ठीक है, ये 8 नंबर में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये 3 चैप्टर कंप्लीट हमने इस सिंगल वीडियो में किया और 60 नंबर पूरे पक्के यहाँ से आपके होंगे गारंटी से। अगर ये आपने वीडियो एंड तक देखिए तो 60 नंबर आपके एग्जाम में इसी 3 चैप्टर से आ जाएंगे। एग्जाम देने के बाद आप जरूर कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर आए और क्या कितने क्वेश्चन यहाँ से आए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।